जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बलिदानियों के शिरोमणि युग दृष्टा सरदार भगत सिंह के भतीजे आदरणीय भाई किरणजीत सिंह जी। किरणजीत सिंह जी के पिता कुलतार सिंह जी भगत सिंह के छोटे भाई थे। 3 मार्च 1931 को परिवार के साथ भगत सिंह की अंतिम भेंट के समय कुलतार सिंह भी मौजूद थे। उस समय उनकी आयु लगभग 11 साल थी। ये सोचकर कि बड़े भाई को कुछ ही दिन में फांसी होने वाली है, कुलतार सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन भगत सिंह ने कुलतार सिंह को एक अत्यंत ऐतिहासिक खत लिखा था, जिसके बारे में हमने राष्ट्रवंदना चैनल पर भगत सिंह पत्र व दस्तावेज प्लेलिस्ट के भाग 15 में विस्तार से बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बड़े कमाल का पत्र है। और आज उस पत्र के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आदरणीय किरणजीत सिंह जी भी हैं। भाई साहब, जय हिंद। राष्ट्रवंदना चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार। जय हिंद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत अभिवादन। आज हमारे साथ भाई साहब के साथ चर्चा करने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए शहीद आजम सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नरजीत सिंह जी भी मौजूद हैं। नरजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो भाई साहब, 1947 में देश आज़ाद हुआ, साथ में बंटवारा भी हुआ और परिवार बंगा से लायलपुर ज़िले में, जो पश्चिमी पंजाब में था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ से परिवार अपने पैतृक गांव खटखट कलां वापस आ जाता है। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। वो कब आए और गांव में जब आए खटखट कलां में, तो वहाँ व्यवस्था क्या थी? अपने पुराने पैतृक घर थे तो वो कैसे, कितने के थे, ज़मीन वहाँ पे खेती कैसे कैसे हुआ वापस जब लौटे? सन 47 में जब विभाजन हुआ तो उस समय एक बात ये थी कि सरदार अजीत सिंह जी आए हुए थे। तो परिवार पिछले कुछ महीने से 47 के अप्रैल से सब लोग उसमें व्यस्त थे, उनके स्वागत समारोह में, उन्हें लाने ले जाने में जी। और बाद में वो गर्मी जब उन्हें बहुत महसूस हुई तो वो डलहौजी चले गए। तो जब ये विभाजन के दंगे वगैरह शुरू हुए तो परिवार बहुत सुरक्षित ढंग से खटखट कलां आ गया। जी जी। और यहाँ पर जो ज़मीन थी वो भी, हमारी काश जो थी वो भी थी और एक पैतृक घर भी था। तो उसी में आके सब लोग एडजस्ट हो गए। बल्कि बीबी हुकम कौर जी और बीबी हरनाम कौर, सरदार अजीत सिंह जी और सरदार स्वर्ण सिंह जी की धर्मपत्नी, उनके अलग अलग मकान थे। हाँ, मैं यहाँ बीच में ये बता दूँ, साफ कर दूँ, भाई साहब ने जो 2 नाम दिए, हुकम कौर जी और हरनाम कौर जी, ये भगत सिंह की 2 चाचियाँ हैं। भगत सिंह के पिता 3 भाई थे। किशन सिंह जी जो उनके पिता थे सबसे बड़े, उनसे छोटे सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह। तो उन 2 की पत्नियां हरनाम कौर और हुकम कौर। तो 3 मकान कायदे से पैतृक गांव खटखट कलां में थे। बिल्कुल जी। तो 15 अगस्त 1947 की सुबह सरदार अजीत सिंह जी ने विदा ले ली इस दुनिया से। जी जी। ये कह के कि मेरे ज़िंदगी का मिशन पूरा हो गया। हाँ। और मैं चलता हूँ। और डलहौजी में उन्होंने अंतिम अपना समय जी जी बिताया वहाँ। हाँ। तो 15 अगस्त सुबह उन्होंने प्राण त्याग दिए। जी जी, भोर से पहले जी। वो चले गए। हाँ जी। हाँ, इस बात का संतोष था कि देश आज़ाद हुआ, और ये दुख भी साथ था कि बंटवारा हुआ। हाँ जी। और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से हाथ जोड़ के ये भी क्षमा मांगी। हाँ। कि सारी उम्र मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। हाँ हाँ। तो तुम्हें बहुत कष्ट का जीवन बिताना पड़ा। हाँ हाँ। तो उनके विदाई के बाद फिर परिवार खटखट कलां में सारा आ गया। हाँ हाँ। और यहाँ पर जो पाकिस्तान में ज़मीन थी, उसके बदले पास के गाँव में, हाँ, महालों गांव था, वहाँ पर भी ज़मीनें अलॉट हुई। हाँ हाँ। पाकिस्तानी कितनी ज़मीन यहाँ अलॉट हुई होगी? मेरा ख्याल है कि 25-30 एकड़ थी वहाँ। अच्छा। तो लेकिन और अपनी पैतृक ज़मीन भी तो थी। खटखट कलां में थी जी। हाँ। तो उसके बाद फिर ये विचार हुआ कि इससे कुछ ज़्यादा कहीं जो संपन्नता हो, ऐसे जगह चलें। हाँ।
तो पारिवारिक मित्र एक सहारनपुर से थे, जी। ठाकुर यशपाल सिंह, जो लाहौर में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सहारनपुर के थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे शहर चलिए। तो सन 50 में मेरे पिताजी कुलतार सिंह जी और ताऊ जी सरदार कुलबीर सिंह, हाँ जी। इन्होंने सहारनपुर में ज़मीन मोल ले ली। हाँ हाँ। और वो जो महलों की ज़मीन थी, हाँ। उसे विक्रय कर दिया। जी 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 जी। उसे बेच के यहाँ पर ले ली। तो तत्पश्चात सन 55 तक दोनों भाई यहाँ रहे। हाँ। और 55 के बाद वो पहले दिल्ली और फिर फरीदाबाद शिफ्ट हो गए। कुलबीर सिंह जी। भगत सिंह से छोटे उनके 4 भाई थे, कुलबीर सिंह जी और उनसे छोटे कुलतार सिंह जी, भाई किरणजीत सिंह जी के पिता, और 2 और छोटे भाई थे, रणवीर सिंह और राजेंद्र सिंह। तो रणवीर सिंह और राजेंद्र सिंह वो फिर कहाँ सेटल होते हैं? उन्होंने काफ़ी जगह प्रॉपर्टी देखी, ज़मीन खेती की। और वो बाजपुर है जो अब उत्तराखंड में चला गया है। तब वो ज़िला नैनीताल था। और अब वो उधम सिंह नगर के नाम से जाना जाता है। जी जी जी। तो वहाँ पर उन्होंने ज़मीन अलॉट करा ली। जैसे बहुत से लोगों को मिनी इंडिया है, बंगाल से, सब प्रांतों से, पंजाब से वहाँ लोग हैं, तो वहाँ उन्होंने ले ली। हाँ जी हाँ जी। और इस दौरान माताजी, मेरे दादी जी और मेरे दादाजी, भगत सिंह के माँ और पिताजी, वो खटखड़ कला में रहे, वो गांव में रहे। जी। हाँ। तो दादाजी जो थे उनका स्वर्गवास तो सन 51 में। हाँ जी, वो मुझे अगर डेट सही याद है तो 30 मई 1951 को जी उनका देहांत हो गया। और गांव खटखड़ कला में वहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ। हाँ जी। और विद्यावती जी फिर वहाँ पर रहीं, भगत सिंह की माता भगत सिंह जी की माता जी। और परिवार में से कोई ना कोई उनके पास रहने लगा। जिनमें मेरे पिताजी और दूसरे भाई तो थे ही, चाचा जी और ताऊ जी। लेकिन विशेष रूप से बीबी अमर कौर जी, उनकी बेटी बुआ जी जो हैं, भगत सिंह की छोटी बहन, जो भगत सिंह से जस्ट छोटी थी, तो वो उनके पास ज्यादा समय बिताती थी। हाँ जी हाँ जी। और माता जी भी तब इतनी वृद्ध नहीं थी। तो वो वहाँ पर गांव में सारी रिश्तेदारी थी बाकी, तो वहाँ वो सरवाइव करती रही। तो ये व्यवस्था तब से लेके और सन 73 तक चली। बीच बीच में कई महीने के लिए वो हमारे पास आ जाती थी। सहारनपुर आ जाती थी। कुलबीर सिंह जी के पास भी चली जाती थी। फरीदाबाद। और फिर चाचा के पास बाजपुर भी चली जाती थी। तो 2-4 महीने एक जगह, 6 महीने एक जगह, इस तरह से वो समय बिताती थी। तो ठीक था, बहुत बढ़िया था। और सब पूरा परिवार शहीदी दिन पर 23 मार्च पर जरूर इकट्ठा होता था, गांव खटखड़ कला में। और वो इकट्ठा होना हफ्ते भर का था। अच्छा जी। पूरा परिवार, सब लोग लेके आते थे। और 1 हफ्ता 10 दिन वहां पर माँ विद्यावती का पूरा कुनबा इकट्ठा हो जाता था। और उनके जो मिलने वाले थे देश भर से, वो भी आया करते थे। जी जी जी। तो सारे रिश्तेदार हमारे जो पंजाब में रहते थे वो भी आते थे। तो 3 दिन वो कॉन्फ्रेंस चलती थी। लेकिन परिवार वहाँ हफ्ते से 10 दिन के बीच रुकता था। अच्छा जी। तो बड़ी वहाँ रौनक होती थी। और सन 48-49 से वहाँ पर शहीदी दिन बहुत अच्छे ढंग से मनाने का एक सिलसिला कुलबीर सिंह जी ने और कुलतार सिंह जी ने शुरू किया। अच्छा जी। तो इन्हीं का इनिशिएटिव था। उसमें पास में 5 किलोमीटर दूर जो बंगा गांव है, बंगा कस्बा है, वहाँ से खटखड़ कलां तक एक जुलूस लेके आया करते थे। और तत्कालीन जो भी बड़े राजनीतिज्ञ या समाज सेवी, वो सब लोग उसमें भाग लेते थे। तो पहले वर्ष शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, ये लोग आए थे, जो उस समय पूरे राष्ट्रीय नेता थे। वो भी नेशनलिस्टिक थे। तो बाद में फिर ये धीरे धीरे ये विचार बना कि भगत सिंह जी की स्मृति को यहाँ स्थायी रूप दिया जाए। तो जो हमारी ज़मीन थी पैतृक, उसे इस काम के लिए दिया गया। और एक कमरा वहाँ पर, छोटा कमरा, स्मारक के म्यूजियम के तौर पे बनाया गया। मुझे एक बार प्रोफेसर जगमोहन सिंह बता रहे थे कि भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह जी ने वो ज़मीन जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में भी भगत सिंह के नाम कर दी कि ये और यहाँ पे अब आज भी वहाँ बहुत बड़ा म्यूजियम अब तो वहाँ बन गया है, बड़ा स्मारक है। बिल्कुल। पर वो उस टाइम उन्होंने इतनी दूर की सोची
कि ये ज़मीन भी इसी कॉज रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके नाम से, और बड़ी बात थी वो। जी। जी भाई साहब। तब सन 62 में जब चीन का आक्रमण हुआ, उसके बाद उन्हीं दिनों की बात है, तो पिताजी ने और इनके 4-5 मित्र थे, जिनमें एक मास्टर चरणजीत सिंह थे, हाँ जी, जो समाज सेवी थे, हाँ जी, एक रामलाल चिट्ठी थे, हाँ हाँ, वो जालंधर कांग्रेस में थे, बाद में एमएलए रहे, हाँ जी, और 2 मित्र और ये, इन्होंने कहा कि एक प्रतिमा उनकी लगाई जाए, और शायद वो सबसे पहली प्रतिमाओं में से थी। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने रिसोर्सेज से पैसे इकट्ठे करके जयपुर से वो मूर्ति बनाई गई, और बाकायदा उसे लेके पिताजी भी साथ आए। हाँ जब जी। ट्रक में वो आई तो साथ थे। हाँ जी, सफ़ेद संगमरमर की प्रतिमा थी संगमरमर वो। की पगड़ी वाली थी, पगड़ी वाली अचकन पहनी हुई है हाँ उन्होंने। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मूर्ति 23 मार्च 1963 को उसका अनावरण माताजी ने और गुलाब सरदार गुलाब सिंह, हाँ जी, हाँ जी, जो तब मंत्री थे हाँ जी, पंजाब में, हाँ जी, हाँ जी, और वैसे वो उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी, और वो क्योंकि नाबालिग थे तो वो हाँ हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन दोनों ने उसका अनावरण किया, और उसकी न्यूज़ रील जो बनी, जो तब पिक्चर हॉल्स में दिखाई जाती थी, हाँ हाँ, पूरे देश में चली। हाँ हाँ, तो तब एक ये संस्मरण है कि बटुकेश्वर दत्त ने पटना में वो देखी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने कहा कि अच्छा, माँ भी जिंदा है। वो तो समझते थे कि शायद विभाजन में सब मारे गए होंगे, हाँ। उन्होंने ऐसा कल्पना की। हाँ जी, हाँ जी, तब उन्होंने संपर्क किया और पत्र लिखा कि मैं बीके दत्त हूँ, हाँ और जिसने बम फेंका था साथ, हाँ, और आप जिंदा हैं, मुझे अब पता चला। फिर वो उस वर्ष, अगले वर्ष वो आए। हाँ जी, तो हाँ जी। 47 के बाद उनसे कोई मतलब संपर्क कोई नहीं संपर्क रहा। नहीं वो रहा तब था। अंडमान में थे। अच्छा अच्छा। उन्हें तो वहां से आजीवन रिलीज होने के बाद रिलीज होने के बाद फिर वो पटना अब सेटल बस हो गए सेटल थे। हो गए, और उनकी आर्थिक हालत उस समय ठीक नहीं थी, बहुत खराब थी। तो इस वजह से वो अपने उसमें रहे। 63 में वो उसकी वजह हाँ, वो मेरे ख्याल 8 या 9 सितंबर की बात है 1963 में, जब खटखड़ कलां से आई। आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। वो 33 साल के बाद माँ बेटे की मुलाकात होती है। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ बता दूं, भगत सिंह की माँ विद्यावती भगत सिंह के मित्र बटुकेश्वर दत्त से भी पुत्रवत स्नेह रखती थी, और बटुकेश्वर दत्त भी उन्हें अपनी माँ मानते थे। जब सेंट्रल जेल मिलने भगत सिंह से जाया करती थी माँ विद्यावती, तो अपने हाथ से बटुकेश्वर दत्त को भी खाना खिलाती थी। ऐसा प्यार था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि 33 साल के बाद 1930 में बिछड़े, तो फिर सितंबर 1963 में माँ बेटे की मुलाकात हो। बहुत ही भावुक मुलाकात हुई थी खटखड़ कलां में। भाई साहब, बताएं आप आगे। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनका नाम इतना मिल गया था कि लोग भगत सिंह दत्त कहते थे। जी जी, कि एक ही व्यक्ति है, जैसे एक ही व्यक्ति है, तो वो कहते थे कि वो संधू नहीं है, दत्त हैं। भगत सिंह हाँ, दत्त। उनके जैसे गोत्र हो इस तरह हाँ से भगत हाँ, सिंह दत्त बटुकेश्वर दत्त की और उनकी मित्रता ऐसी थी। इतनी थी जी। तो माता जी बहुत अच्छे हालात में रहीं वैसे। हाँ अभाव पति को खोने का तो था, विभाजन का भी था, लेकिन वैसे आर्थिक तौर पे ठीक थी। हाँ और बाद में उन्हें थोड़ी पेंशन भी पंजाब सरकार से मिलती थी। हाँ जी। तो ये व्यवस्था सन 50 से लेके और सन 72 तक चली। अच्छा जी। तो सन 72 में दिसंबर में पंजाब सरकार ने प्रस्ताव किया कि उनके गृह मंत्री सहारनपुर आए, माताजी सहारनपुर थीं, और संयोग से पिताजी उस दिन खटखड़ कलां गए हुए थे। आपके पिताजी खटखड़ कलां गए हुए थे किसी काम और आपकी दादी यानी भगत सिंह की माता वो सहारनपुर में जहाँ थे वहाँ पे थी। हाँ जी, हाँ जी। तो गृह मंत्री आए और उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि इन्हें पंजाब माता की उपाधि दी जाए। हाँ। तो एक कार, 1000 रुपये पेंशन उस समय काफ़ी थी। तो माता जी ने कहा कि भाई मुझे पता नहीं, कुलतार सिंह से पूछो। हाँ। तो उन्हें ढूंढा गया, सरकार ने उन्हें ढूंढा, और वो 1 जनवरी 1973 को उन्हें वो उपाधि दी गई। हाँ जी, हाँ जी। तो और इस दौरान बीबी हरनाम कौर जी, सरदारनी हरनाम कौर जी, हाँ कुलबीर सिंह जी के बहुत निकट थीं। हाँ हाँ। तो वो उनके पास रहीं और उनका अंतिम समय
वो फिरोजपुर में, फिरोजपुर हाँ हाँ और छोटी जो चाची जी थी हुकम कौर, हाँ उन्होंने मेरे पिताजी को गोद लिया हुआ था, एक तरह से कह लें। तो उनका अंतिम समय सहारनपुर में आया। अब ये दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दूं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह 3 भाई थे, वो तीनों में सबसे बड़े थे, संतान उन्हीं की थी। छोटे भाई अजीत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और जैसा भी भाई साहब ने बताया कि अंतिम समय में अजीत सिंह ने 15 अगस्त 1947 को जब देह त्याग कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को डलहौजी में, हिमाचल प्रदेश में जो हिल स्टेशन है वहाँ थे वो उस समय स्वास्थ्य लाभ के लिए, उन्होंने हरनाम कौर को, अपनी पत्नी को कहा कि मुझे क्षमा करना, मैं इस जीवन में आपके साथ न्याय नहीं कर सका। कैसे नहीं कर सके? शादी के कुछ समय बाद ही, वर्ष 1909 था मेरे ख्याल से, तब वो इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए भारत से बाहर गए थे 1909 में, और फिर मार्च 1947 में वो देश लौट सके। उनकी पत्नी को तो वर्षों तक ये भी नहीं पता था कि पति जीवित भी हैं या नहीं, कोई संतान नहीं थी। और उनसे छोटे भाई थे सरदार स्वर्ण सिंह। जेल में इतनी यातनाएं उन्हें मिली थी, जेल में ही तपेदिक हो गया, और जब बिल्कुल मरणासन थे, अंतिम समय निकट था, तब उनको जेल से उन्होंने छोड़ दिया अंग्रेजों ने, और उसके कुछ समय बाद वे भी चले गए। तो घर में 2 चाचियां थीं, हरनाम कौर सरदार अजीत सिंह की पत्नी, हुकम कौर सरदार स्वर्ण सिंह की पत्नी। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। सरदार कुलबीर सिंह जो भगत सिंह से छोटे थे, उनको चाची हरनाम कौर ने अपने पुत्र की तरह ले लिया, और उनसे छोटे कुलतार सिंह जी जो भाई साहब के पिताजी थे, कुलतार सिंह को चाची हुकम कौर ने, जो स्वर्ण सिंह की पत्नी थी, उन्होंने गोद ले लिया। तो हुकम कौर अपने बेटे कुलतार सिंह के साथ सहारनपुर में रहीं, और हरनाम कौर अपने बेटे कुलबीर सिंह के साथ। कुलबीर सिंह उस समय फिरोजपुर में थे, वो शायद एमएलए भी बने फिरोजपुर से, 62 से 67 तक हाँ एमएलए थे जी, फिरोजपुर से ही। फिरोजपुर से ही। वो थोड़ा सा बताएं, वहाँ जो हरनाम कौर जी की मृत्यु होती है फिरोजपुर में, और अंतिम संस्कार उनका भी हुसैनी वाले में ही हुआ जी, या फिरोजपुर में हुआ? फिरोजपुर में हुआ जी। फिरोजपुर में हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दत्त जी 63 में, जैसे आपने बताया, सितंबर में आए, हाँ जी, और 65 में उनका स्वर्गवास हो गया। हाँ जी, हाँ जी, तो उनकी इच्छा थी कि मुझे मेरे साथियों के पास ही हाँ मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, तो उनकी समाधि भी वहीं बनी। हाँ जी, हाँ जी, और हुसैनी वाला में, जहाँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि है, वहीं भगत सिंह के अनन्य मित्र बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि है। दिल्ली एम्स में जी, उनका देहांत हुआ, जी। और यहाँ से फिर वहीं हुसैनी वाला लेके जाया गया, वहीं पे उनका भी अंतिम संस्कार हुआ। और माता जी, वो भाई साहब की बड़ी बहन वीरेंद्र सिंधु जी, वो अभी इसी वर्ष फरवरी में वो इस दुनिया फ़ानी से चली गई। उन्होंने भगत सिंह पर सबसे ऑथेंटिक किताब लिखी, युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, वीरेंद्र सिंधु जी ने। उस पुस्तक को दोस्तों आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा। उस घटना का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है बहन जी ने, जब वहाँ बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार हो रहा था, और वहाँ माता जी भी सब लोग हैं। खैर, उसके बाद क्या हुआ भाई साहब? तो इस बीच में मैं एक ये भी संदर्भ देना चाहूँगा कि सन 65 में एक फिल्म भी बनी, शहीद, जो मनोज कुमार उसमें मुख्य भूमिका में थे। हाँ जी। तो वो सारी टीम भी माता जी के पास खटखट कलां गई, वहाँ उनसे बातचीत की। तो वो फिल्म बहुत हिट हुई, और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो उसकी धनराशि फिल्म वालों ने, मनोज कुमार ने कहा कि माता जी को दी जाएगी। 10,000 रुपए थी प्रथम पुरस्कार। तो उन्हीं दिनों दत्त जी बीमार थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा बीमार है। तो वो पैसे उनके इलाज पे खर्च हुए। हाय 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 हाय। तो इस तरह ये चलता रहा जी, और सब लोग अपने अपने परिवारों में अलग अलग जगह पे वो सेटल। दत्त साहब के, बटुकेश्वर दत्त जी की जो अंतिम घड़ियां थी, माँ उनके सिरहाने बैठी थी, है ना? वो फोटो भी बड़ा चर्चित फोटो है। माँ का
हाथ अपने बेटे के सिर पे है। जी। और जो अंतिम शब्द भाई साहब बटुकेश्वर दत्त के मुंह से निकले हैं जी। वो माँ ही थे। हाँ हाँ। हैं? कमाल का स्नेह संबंध था। तो इस बीच काफ़ी जगहों से हाँ जी, माता जी को बुलाया जाता था। हाँ जी, तो 2 जगह के मुझे संस्मरण याद हैं। एक तो बेंगलोर वो गए थे, अच्छा, कुलबीर सिंह जी उनके साथ थे। हाँ, और अभी कुछ दिन पहले दत्तात्रेय होसबले जी मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें हाँ, बंगलौर बुलाया था। वो छात्र नेता थे जी 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 जी, और उन्होंने उनका स्वागत सम्मान किया था। हाँ हाँ, और एक वो उज्जैन गई थी जहाँ श्री कृष्ण सरल ने महाकाव्य लिखा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो सरल जी ने उज्जैन में उनकी शोभा यात्रा निकाली। जी जी, तो लोग फूल फेंक रहे थे माता जी पर। हाँ, तो भगत सिंह की माता जी पर, हाँ माँ जी, विद्यावती पर। हाँ जी भाई साहब, तो श्री कृष्ण सरल ने लोगों से कहा कि भाई इससे चोट लग जाएगी, हाँ हाँ, आप इस तरह फूल दूर से ना फेंकें। हाँ हाँ, तो माता विद्यावती जी ने कहा कि भगत सिंह की जय बोल के तो कोई पत्थर भी अगर मेरे मार दे तो मुझे उसका भी कोई क्या अफसोस बात नहीं, ये तो है, फूल क्या है। बात है, क्या बात है। तो वो महाकाव्य भी, उसकी जो प्रति पहली बिकी, नीलाम हुई, नीलाम हुई, वो भी दत्त जी के इलाज पे पैसे उसका खर्च पैसे खर्च हुए। जी जी। आपकी अपनी स्मृतियां कैसी हैं? अच्छा, मेरी जानकारी अगर दुरुस्त है तो माँ विद्यावती जी का राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में शायद वो वर्ष 1975 में बिल्कुल। जब गई 1 जून 1975 को, तो उनका भी चूंकि अंतिम संस्कार हुसैनी वाला हुआ था, आप साथ गए हैं उनके। हाँ जी। वो थोड़ा सा बताएं वो कैसे था? 2 दिन पहले ही मुझे दिल्ली आने का तब अवसर मिला। पिताजी और कुलबीर सिंह जी, बहुत से लोग थे, बुआ जी भी थी, परिवार के बहुत लोग थे। तो 1 जून को दुर्भाग्यवश वो चली गई। तो हम लोग वहीं थे। तो सबसे पहले तो इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी, वो हाँ जी, अफसोस करने के लिए वहाँ आई। जी जी, और उसके बाद रात को उन्हें लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में शल्य क्रिया उनकी की गई ताकि उन्हें प्रिजर्व कर सकें जी उनकी जी बॉडी जी को। जी जी, और अगले दिन यहाँ से यात्रा निकली, जो पहले सुबह चली यहाँ से हाँ हाँ, और चंडीगढ़ शाम तक पहुँची। अच्छा जी, और सेक्टर 17 में एक विशाल पंडाल में उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया ताकि लोग श्रद्धांजलि दे सकें। और अगले दिन सुबह वहाँ से हुसैनी वाला ले जाया गया। तो आप ये देखिए कि यहाँ से चंडीगढ़, मैं उसी कार में था, माता जी के पार्थिव शरीर के साथ बैठा हुआ था। हाँ हाँ, मैं था और कुलबीर सिंह जी के एक बेटे बाबर सिंह, अच्छा वो अच्छा थे। अच्छा, हाँ हाँ, हर जगह, हर कस्बे पे, हर बस स्टॉप पे हाँ लोगों की भीड़ थी। हाँ, तो वो अंतिम वो दर्शन, भारत माता थी ना। अंतिम दर्शन चाहते थे कर लें। हाँ, और शाम को उनका संस्कार भी हुसैनी वाला, जैसी उनकी इच्छा थी कि मुझे हाँ मेरे जी, बेटों के पास पहुंचा दिया जाए, हाँ हाँ, तो वहीं उनका संस्कार किया गया। तो बड़े भावुक वो क्षण थे। जी, तो हुसैनी वाला से काफ़ी वो रहा, मुझे याद आती जी, सन 1975 में शहीद उधम सिंह की अस्थियां हाँ जी, ज्ञानी जैल सिंह जी के प्रयास से लाई गईं। जी जी जी, तो उनके कॉफिन को वहाँ शहीद आजम की समाधि पे ले जाया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो 2 क्रांतिकारियों का मिलन था। वो। माता जी थी, पिताजी थे, अच्छा, और विद्यावती जी थी, सब लोग हम थे वहाँ। हाँ हाँ, तो वो तब की बात है जी जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब, आपके पिताजी सरदार कुलतार सिंह जी, हाँ जी। उनके नाम जो पत्र है, नरजीत सिंह जी की बड़ी इच्छा थी कि उस पत्र पे आपसे चर्चा करें। जी। जैसे कि 3 मार्च को 1931 को हाँ जी। 2 पत्र लिखे गए, एक तो आपके पिताजी को भी लिखा गया। जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी चाहूँगा आपसे कि वो पत्र शायद आपके पास है अभी, पीछे उसमें देखा, जी। ओरिजिनल फॉर्म में है वो। जी जी। और उसमें जो कुछ लिखा है थोड़ा सा उसमें बताएं आप। पूरा परिवार मिलने के लिए गया था जी, भेंट करने के लिए। माता जी, पिताजी, भाई बहन, चाचियाँ, दादाजी, दादी जी, सब लोग थे। और वो एक बड़ा भावुक वो था। हालांकि उस समय ये ज्ञात था कि ये अंतिम भेंट नहीं है, इसके बाद एक भेंट 23 मार्च को भी होगी सुबह।
तो लेकिन फिर भी ये पता था कि समय नज़दीक आ गया, तो पिताजी की आंखों में स्वाभाविक रूप से आंसू आ गए, ये सोच के भाई से। आपके पिताजी की जी आंखों में? जी, कुलतार सिंह जी की आंखों में आंसू आ भगत सिंह गए के छोटे भाई की आंखों में। कि शायद दोबारा मिलना हो ना हो भाई से। तो सरदार भगत सिंह जी ने उन्हें अपने जीवन का अंतिम निजी पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि प्रिय कुलतार, अजीज कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दर्द हुआ। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और फिर ये लिखा कि और क्या कहूँ, कुछ शेर उन्होंने लिखे उर्दू में। उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज ज़फ़ा क्या है, हमें शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। बात है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। क्या बात। तो चाहे आप सही रास्ते पे हैं, तो चाहे कितनी बड़ी मुसीबत सामने आए, उससे उसका मुकाबला करें, उससे टकरा जाएं। और बाद की 4 पंक्तियां बहुत ख़ास हैं। कोई दम का मेहमा हूँ अहले महफिल, चिरागे सहरों बुझा चाहता हूँ। मैं सुबह का वो दीपक हूँ जो कुछ क्षणों का मेहमान है, दिन निकलेगा और वो दिया बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। ये मानव शरीर तो मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो नश्वर है जाना ही है। पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे, और जैसे बादलों में से बिजली कौनती है, इस तरह देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, तुम्हारा भाई भगत सिंह। तो उन्होंने इस पत्र से न सिर्फ कुलतार सिंह जी, पूरी कौम को, पूरी जी। आने वाली पीढ़ियों को पीढ़ियों संदेश को दिया। बिल्कुल। तो उनका जीवन जो है जी, वो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें कभी एक क्षण के लिए भी कमज़ोरी नहीं आई कि मैं अपने जीवन को बचाऊं। हाँ। बल्कि उनका तो ये था कि वो अपने आप अपना बलिदान दे के सोई हुई कौम को जगाना चाहते। हाँ जी, हाँ जी। तो यही लास्ट मुलाकात हुई। ये लास्ट मुलाकात हुई जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा व्यक्तिगत भी मैं पूछूं कि वो पत्र जैसे आपके पास रहा, पिताजी के पास रहा, कभी उन्होंने स्वयं पिताजी ने, आपके पिताजी ने उस पत्र को बाद में जब भी देखा होगा, क्योंकि ये तो भावुक पल जैसे बताते हैं कि भाई जब मुलाकात हो रही है, लास्ट मुलाकात हो रही है, और उसके आंखों में अपने आप ही, क्योंकि जो दर्द है वो बाहर आ रहा है, बिल्कुल किस तरीके से बाहर आ रहा है, और उधर वो भाई भी उस दर्द को पड़ गया जी। और वो फिर उसको लिखता है शब्दों में। तो ये आपके पिताजी बाद में जिंदा रहे जी। उसके बाद उस पत्र जब भी वो सामने आया हुआ, तो वो घटना तो तुरंत सामने आई होगी पूरी की पूरी। वो जितने साल जिंदा हाँ, रहे जी, तो वो जो है उस टाइम क्या भाव उनका रहा होगा? बहुत जब भी इमोशनल उनका था। जितने वर्ष भी वो रहे, वो उस समय में ही जिया करते थे जी। मतलब जब बात शुरू होती थी, ना सिर्फ हम लोगों से, जैसे दुर्गा भाभी, शिव वर्मा, उन सब लोगों से जिक्र होता था, तो उन सब की बातों से आपको ऐसा लगता था उनके बीच में बैठ के कि आप उस युग में पहुंच गए हैं। तो उनका शिव वर्मा जी और जयदेव कपूर का भी बड़ा वो है, जब वो इन सब लोगों को आजीवन कारावास हुआ, तो ये जब अंतिम विदाई के लिए गए, तो जयदेव कपूर ने उनसे पूछा कि सरदार, क्या आपके दिल में इच्छा नहीं होती कि जीवन कुछ और लंबा होता? तो भगत सिंह जी ने कहा कि हाँ, एक मनुष्य होने के नाते मेरे दिल में भी ये भाव आता है कि जीवन लंबा होता, लेकिन अपने आदर्शों और अपने विचारों के मैं मूर्त रूप देख रहा हूँ। मैं फांसी की इस कोठरी में देश के चारों कोनों से उठता हुआ इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुन रहा हूँ। एक छोटी सी ज़िंदगी की इससे बड़ी और क्या कीमत मुझे मिल सकती है, तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ इसमें। तो उन्होंने बल्कि शिव वर्मा से कहा कि मैं तो चला जाऊँगा, आप लोग जिंदा रहोगे, आपको इन संघर्षरत रह के अपने जीवन में उन सब आदर्शों पे खरा उतरना है, उन बातों पे खरा उतरना है। तो आपकी परीक्षा मेरे से ज़्यादा बड़ी है। हाँ, ज़्यादा मैं तो कुछ क्षणों में मुक्ति पा जाऊंगा। जी 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 जी। तो एक क्षण के लिए भी उनके मन में ये विचार, कमजोरी नहीं आई। कमजोरी कहीं नहीं बिल्कुल। है, लेश मात्र भी कमजोरी कहीं नजर नहीं आती। तो कुलतार सिंह जी भी जेल में रहे जी, वो भी गए जेल में 6 साल।
पिताजी कमाल। फांसी के बाद वो जैसे आप पूछ रहे हैं कि अंतिम भेंट नहीं हुई, तो 24 मार्च की फांसी थी। 23 मार्च को सुबह जब परिवार गया तो अंग्रेज़ों ने एक अजीब शर्त रख दी कि सिर्फ माँ बाप, भगत सिंह जी के माता पिता और भाई बहन मिल सकते हैं, चाचियाँ दादा दादी ये लोग नहीं मिल सकते। उनका स्नेह बहुत ज़्यादा था भगत सिंह जी से, स्वाभाविक रूप से। तो परिवार ने इसका विरोध किया और इस कारण उन्होंने मना कर दिया कि अगर सबको नहीं मिलने दिया जाएगा हाँ, तो मुलाकात नहीं करेंगे। तो अंतिम भेंट नहीं हो पाई। और यहाँ तक कि राजगुरु जी की माता जी पार्वती बाई, वो भी पूना से आई हुई थी। आप उस माँ का जिगरा देखिए जी, उनका हौसला देखिए। उन्होंने कहा कि अगर भगत सिंह का परिवार अंतिम भेंट नहीं करेगा तो मैं भी अपने बेटे क्या से नहीं बात है। मिलूंगी। और किसी ने भेंट नहीं की। तो बाहर ही खड़े थे, वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ थी मुख्य द्वार पे सेंट्रल जेल के, और लोग नारे लगा रहे थे कि इनकी फांसी की सज़ा कम्यूट कर दी जाए, आजीवन कारावास में बदल दी जाए, क्योंकि भगत सिंह जैसे लोग रोज़ पैदा नहीं होते। तो खैर शाम को सब कैदियों को बंद कर दिया गया समय से पहले, और फिर इनकलाब जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनी। तो बाहर समाचार आया कि फांसी हो गई है। तो एकदम से एक बड़ा जलसा। आपके पिताजी ने जी। वो मोरी गेट पे जलसा उस टाइम चल रहा है। हाँ, चल रहा है। और बल्कि आपके दादाजी यानी कि भगत सिंह के पिताजी वो वहाँ जेल से उस पूरी भीड़ को लेके जाते हैं, इसीलिए वो कि ये इतनी बड़ी भीड़ है और जितना टेम्पर हाई है, ऐसा ना हो कि हम कई भगत सिंह या कई भगत सिंह दे के जाएं दे के हम जाएं। और वो उनको ले आते हैं मोरी गेट और फिर वहाँ जनसभा हो रही है। जी जी जी। और आपके पिताजी उस टाइम उनको वो कौन सा था, कौन से अखबार, मिलाप में बैठे मिलाप थे, वो अखबार में। मिलाप के दफ्तर में थे, वहाँ सूचना आती है फांसी हो गई है और आपके पिताजी दौड़े दौड़े जाते हैं सभा में, फिर वो अपने पिताजी को यानी कि आपके दादाजी को सूचना देते हैं पिताजी फांसी हो गई है। जी। ऐसा ही कुछ हुआ? जी बिल्कुल। तो माता जी बड़ी भावुक हुई। उन्होंने कहा अंग्रेज़ों से कि सरकार ने मेरे पति को बार बार जेल में डाला, 42 मुकदमे चलाए, अजीत सिंह को एक बार निर्वासित किया और बरसों बरस वो 4 दशक तक बाहर रहे, छोटे देवर को भी मेरे शहादत के जी, जी। दरवाजे तक पहुंचा दिया, जी। अब भगत सिंह को भी फांसी दे दी। तो मेरे 4 और बेटे हैं, मैं उन्हें भी हाजिर करती हूँ। क्या क्या बात बात है, है, क्या अगर तुम्हारा मन नहीं भरा हाँ। तो इन्हें भी ले जाओ, इन्हें भी जो सजा देने चाहते हो। तो बहुत बड़ी हिम्मत वाली बड़ी बात है हिम्मत की बात है जी, बहुत हिम्मत की बात है। 25 मार्च को कराची में कांग्रेस का सेशन था। हाँ जी। तो पूरा परिवार लाहौर से कराची चला गया हाँ जी। और अस्थियां भी साथ लेके गए वो। हाँ हाँ, वो पात्र आपने हमें दिखाया था सहारनपुर में, जिसमें तो तब राजगुरु जी की माता आई हुई थी। हाँ जी। तो उन्हें छोड़ने के लिए पिताजी, आपके पिताजी, मेरे पिताजी कुलतार सिंह जी, कराची से स्टीमर चलते थे बम्बई के लिए। हाँ हाँ। उस जलयान से वो बम्बई आए और फिर उन्हें पूना तक छोड़ के आए। हाँ जी। तो वो भी एक याद है जी, वो बाकायदा। आप एक बात तो और बताएं, मेरी ये जिज्ञासा है, ये कुतूहल रहता है। मैं बल्कि आज एक मित्र से बात भी कर रहा था, इस परिवार में कुछ अलग बात है। सरदार फतेह सिंह, भगत सिंह जी के परदादा, उस ज़माने से वो अंग्रेज़ों से भिड़े थे। जी जी जी। और उसके बाद आपके पिताजी की पीढ़ी तक, जब तक देश आज़ाद हुआ, ये तो परिवार लड़ता ही रहा। आप साल के 365 दिन में से जी इस जन जागरण के लिए कितने दिन भाई साहब घर से बाहर रहते हैं? कौन खेती ज़मीन कारोबार को संभालता है? कैसे गुजर होता है? इतने वर्षों से तो हम देख रहे हैं, अपनी गाड़ी से, अपनी जेब से खर्च करके, अगर मैं गलत नहीं समझता तो मेरे ख्याल साल में 200 दिन तो जरूर बाहर रहते होंगे। कोई गिनती नहीं है जी। वैसा है जी कि उन लोगों ने तो बलिदान दिए, पहली पीढ़ी ने, जैसे आपने कहा, और
पिताजी कुलतार सिंह जी, कुलबीर सिंह जी, बीबी अमर कौर जी, ये भी कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष, कोई 2 वर्ष जेलों में रहे। तो वो इतना बड़ा बलिदान का एक इतिहास है कि लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है। तो नई पीढ़ी भूल ना जाए और उसे ये ना लगे कि ये आज़ादी मुफ्त में आई है। हाँ जी, इस बलिदानों की गाथा को याद कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 65 साल हो गई। 65 साल हो गई। तो मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40 साल से तो जा ही रहे होंगे इस जी, तरह जी, से अब देश भर में, काफ़ी लंबे है अरसे ना? से, जी। तो कुछ फ़र्क महसूस होता है पहले की बनिस्बत, अब लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं उन बलिदानियों की, या कम हुई है, या उसी तरह पहले भी थी और उसी तरह आज भी है? नहीं, बढ़ी है जी, बढ़ी है, भगत सिंह जी चेतना की बढ़ी है। चेतना बढ़ी है। मैं आपको बताऊं कि सारा इतिहास, सारे दस्तावेज हमारे पास थे और तब इतना जिक्र नहीं होता था। सन 67 तक, जब तक बहन जी ने पुस्तक लिखी युगदृष्टा भगत सिंह, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तब तक इतना चर्चा नहीं थी। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं तो वो लोगों में चेतना आती है उसकी। तो वो ख्याल बिजली बन के कौंध रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज लोग ये महसूस करते हैं कि भाई जो जिन लोगों ने बलिदान, इनका इतिहास भुला दिया गया, कोशिश की गई। कोशिश की गई। क्योंकि मैं पाकिस्तान मुझे जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि वर्ष वहाँ 2004 में गए मैं शायद। 2004 में गया था जी, शहीदी दिन पर 23 मार्च पर। हाँ जी, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस वहाँ थी हाँ। और अल हुमरा हॉल है लाहौर विधान में, पंजाब विधानसभा के बराबर में। अच्छा। तो 3000 नौजवान पूरे पाकिस्तान से आए थे, बाहर से भी डेलीगेट्स थे। तो वहाँ पर वो हम लोग जुलूस लेके भी गए शहादत के दिन, हालांकि उनका वो रिपब्लिक डे है पाकिस्तान का। हाँ। वो जुलूस निकालने नहीं देते, लेकिन किसी तरह परमिशन ली गई और नौजवान नारे लगा रहे थे कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सरहद के उस पार भी जिंदा है, वो सरहद के इस पार भी जिंदा है। लेकिन मैंने ये वहाँ महसूस किया कि भारतीय इतिहास, महात्मा गांधी, सब लोगों को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया वहाँ। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में सिर्फ जिन्ना ने आज़ादी दिलवाई है, ये सारा इतिहास वो कर दिया। ये तो क्योंकि जब से फिल्म्स आई, फिल्म एक बहुत सशक्त माध्यम है, और जब से ये DTH आया, डायरेक्ट होम के लिए जो सर्विस हुई, तब से बच्चों ने वहाँ फिल्में देखी। और तब से उन्हें जागृति हुई कि भगत सिंह भी हमारे नायक भी हैं, उनके बलिदान तो इस धरती पे हुए हैं। मैं देखता हूँ अपने इसी चैनल पे, राष्ट्रवंदना चैनल पे, जी, लोगों के कमेंट्स, जी, तो ऐसे कमेंट्स पाकिस्तान से आते हैं, बहुत। भगत सिंह हमारा हीरो है। हाँ जी, वो इस धरती का बेटा है। हाँ, इस धरती का बेटा है। मुझे गांव जाने का मौका मिला, जो बंगा गांव उसे कहते हैं लायलपुर में, अब उसे फैज़लाबाद ज़िला कहते हैं जी, उसमें है। तो वहाँ पर अभी वो घर भी है जहाँ भगत सिंह जी का जन्म हुआ। हाँ जी। और अब तो वो एक थोड़ा सा शायद म्यूजियम जैसा कुछ, म्यूजियम टाइप बना दिया। लोग जाते हैं, बहुत दर्शक जाते हैं। अजीत सिंह जी का अलग है, स्वर्ण सिंह जी का अलग है, सब घर अलग अलग से अच्छा, बताते हैं वो सब लोग। तो वहाँ लोग ये पूछ रहे थे कि जो बाग सरदार अर्जुन सिंह जी ने लगाया, वो अभी भी पेड़ हैं। हाँ। तो उसे आर्यों का बाग कहते हैं। आर्यों का बाग कहते हैं। उसे क्यों कहते हैं आर्यों का बाग? तो मैंने उन्हें बताया कि वो आर्य समाजी थे, इसलिए उसे आर्यों का बाग कहते हैं। तो अब तक चर्चा है जी उस चीज़ की। तो पूरे उपमहाद्वीप की कॉन्शियंस को उन्होंने झकझोरा था। और पिताजी के साथ, जैसे आपने कहा, बरसों बरस जाने का मौका मिला, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, सब जगह। उस दौर में ऐसे लोग भी थे जब भगत सिंह जी ने भूख हड़ताल की, तो उन लोगों ने भी अपने घरों के चूल्हे, वो उस पीढ़ी के लोग तब हुआ करते थे। हाँ जी, और वो याद करते थे। जी। तो जब कोई मीडिया नहीं था, कोई टीवी रेडियो नहीं थे, तब भगत सिंह जी ने अपना संदेश देश के कोने भेज दिया था। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें विशेष ये भी है कि जो उन्होंने संसद में बम फेंका, सेंट्रल असेंबली में, उससे भी उनकी मैसेज, यही उनका उद्देश्य भी यही था। किसी को मारना कि हम लोग था ही नहीं वहाँ पे। काकोरी एक्शन हुआ, कुछ हुआ, फांसियां लग गई, लोगों को पता भी नहीं। तो वो बम फेंकने से
7 समुंदर पार तक ये मैसेज गया कि लोग जाग गए हैं और अब आज़ादी चाहते हैं। भाई साहब, हमारे साथ नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र भी मौजूद हैं, यश और जयदीत्य। आपसे मिलने के लिए बड़े बेताब थे और इनके एक एक प्रश्न है वो आपसे पूछना चाहते हैं, तो मैं बुला लेता हूँ। यश आप आइए, जयदीत्य आप आइए, आइए आइए। पूछिए। आप हैं यश और यश के दाएं बैठे हैं जयदीत्य। यश पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, हम ये जानना चाहते थे कि जितने लोगों ने भी भगत सिंह जी या राजगुरु जी जिन्होंने भी देश के लिए अपनी जान दी है, शहीद हुए हैं, उन्होंने देश का एक विज़न देखा था, उनका एक सपना था देश के प्रति। तो आज हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज है, क्या वो सपना पूरा हो पाया या कितना पूरा हो पाया आपके हिसाब से? भगत सिंह जी की ये स्पष्ट अवधारणा थी कि सिर्फ गोरे चले जाएं और काले आके वहाँ बैठ जाएं, इसे आज़ादी नहीं कहते। तो आज़ादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी हासिल करना नहीं है, आर्थिक तौर पे समाज का जो ढांचा है इसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। तो बेसिकली उनकी बात ये थी कि कोई किसी तरह का शोषण ना हो, कोई काम करता है उसे उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। तो उन्होंने एक समतावादी समाज की कल्पना की थी जिसमें बहुत बड़ी खाई ना हो अमीर और गरीब में। तो हालांकि आज़ादी के बाद बहुत भारत ने तरक्की की है, लेकिन जैसा सपना उन्होंने देखा था शायद अभी वो अधूरा है। जिस तरह के समाज की उन्होंने कल्पना की थी जिसमें धर्म, भाषा, जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे भेदभाव ना हो, तो और जो सामाजिक बुराइयां हमारे में आ गई, जैसे भ्रूण हत्या का काम कन्या भ्रूण हत्या का हो गया, लोग नशों की तरफ चल पड़े। पंजाब और दूसरे प्रांतों में नशा जो है बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना नहीं करी थी। और इसके पीछे कारण मैं ये समझता हूँ कि सरकारों ने कुछ तो उपेक्षा की असली बलिदानियों की, और उस उपेक्षा का नतीजा ये हुआ कि हमने नकली हीरो बना लिए युवा वर्ग ने। तो हम फिल्मी स्टारों में और ऐसे लोगों में हम अपने हीरो को देखते हैं, जबकि वो असली नहीं है। असली हीरो देश के जिन्होंने बलिदान दिए, जो देश के बारे में सोचते थे। तो ये कमी रही, हमने इतिहास नई पीढ़ी को बताना बंद कर दिया। तो लोगों में एक ये मैसेज गया कि आज़ादी तो बड़े आसानी से, बड़ी मुफ्त में मिली हुई चीज़ है। थोड़ा आंदोलन किया और आज़ादी मिल गई। 7.5 लाख नवयुवकों ने फांसियों पे चढ़ के, गोलियां खा के और जेलों में अपने जीवन बिता के ये आज़ादी ली है। तो बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकाई है। तो इसके लिए जब हम शहीदों को याद करते हैं तो उन शहीदों ने अपने बलिदान इस बात के लिए नहीं दिए कि लोग उन्हें याद करें। अगर हम आज उन्हें याद करते हैं तो उनसे हमें ऊर्जा मिलती है नई पीढ़ी को। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने इतिहास को याद रखें, अपने बलिदानियों को याद कराएं, क्योंकि देश की आज़ादी को कायम रखना और एक सच्ची आज़ादी लाना ये निरंतर एक प्रोसेस है। आज अगर सीमाओं पे हमारे नौजवान सैनिक बलिदान ना दें तो शायद हम इस तरह बैठ के यहाँ बात नहीं कर पाएंगे। तो इस अनवरत प्रोसेस को जारी रखने के लिए उस इतिहास को याद रखना ज़रूरी है। और जो कौमें अपने इतिहास को याद नहीं रखती वो ख़त्म हो जाती हैं। तो उनका सपना अभी अधूरा है, लेकिन युवा पीढ़ी संकल्प ले कि जहाँ जिस क्षेत्र में भी वो हैं ईमानदारी से अपना काम करें, यही उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरा सर क्वेश्चन था कि अक्सर हम देखते हैं कि भगत सिंह जी का नाम भारत में राजनीति में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, और ऐसा देखा जाता है कि भगत सिंह जी को एक आइडियोलॉजी के साथ भी एसोसिएट करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि अभी जो इंडिया में करंट जो पॉलिटिक्स है उसमें आप कितना अलाइनमेंट देखते हैं भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी के साथ? नहीं, अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं नाम, उनका भी करते हैं और दूसरे शहीदों का भी करते हैं, पर वास्तविकता से वो बहुत दूर हैं वो सब लोग। तो वो सिर्फ एक क्षणिक लाभ उठाने के लिए शहीदों का नाम लेते हैं
उनके सिद्धांतों पर चलने वाला कोई नहीं अभी तक आया। तो ये जिस तरह से नाम को राजनीतिक उसका लाभ उठाया जाता है, ये बहुत एप्रिशिएबल नहीं है। तो अगर आपने उनके सिद्धांतों पे चलना है तो उनके जिस रास्ता जो उन्होंने दिखाया, उन्हें उस रास्ते पे नवयुवक चलें। और मेरी राय ये होगी कि नई पीढ़ी उनके साहित्य को पढ़े, उनके विचारों को पढ़े, तो बिल्कुल स्पष्ट होगा कि वो कैसा समाज चाहते थे। तो वो एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें कोई एक दूसरे का शोषण ना करे, राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का ना करे और एक्सप्लॉइट ना करे किसी को। तो ऐसे समाज की कल्पना उन्होंने की थी। तो उसके लिए हम उन्हें पढ़ें। उन्होंने बहुत अपने विचार व्यक्त किए हैं विद्यार्थियों के नाम, नवयुवकों के नाम। और आज से 100 साल पहले उन्होंने भाषा की समस्या, राष्ट्रभाषा की समस्या, सांप्रदायिकता के बारे में लिखा है। आज भी वो रेलिवेंट है सब। तो उस चीज़ के ऊपर हम जाएं तो काफ़ी हम लोग अपना विजन जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो भगत सिंह जी का ये ख़ास कहना था कि सिर्फ आज़ादी, सिर्फ अंग्रेज़ हट जाएं और दूसरे बैठ जाएं, उससे नहीं होगी, हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश वो बात अभी तक नहीं हो पाई। तो उम्मीद करें कि शायद वो दिन भगवान हमें दिखाए कि सच्ची आज़ादी इस देश में आ सकेगी। बहुत बढ़िया। तो सल्यूट है वैसे इस परिवार को, इसने इतना क्या क्या दिया है इस देश को। भगत सिंह तो दिया ही है, इसके साथ साथ देखें आप किशन सिंह जी का योगदान। अगर मैं तो कई बार देखता हूँ किशन सिंह जी जिस तरीके से दिल्ली में यहाँ ये जो मुकदमा हुआ जी, असेंबली बंद के बाद, तो उस व्यक्ति, एक बाप उस टाइम क्या सोच होगी उसकी कि एक पैर उसका यहाँ पर है, दिल्ली में है, एक वहाँ है, कितना खर्चा हो रखा है, पुलिस ने बच्चों को पकड़ा हुआ है और उनको कैसे मैं उसको बेटे को उससे कैसे निकालूं। मतलब मैं वो कल्पना करके देखें, पूरा का पूरा परिवार, ये खानदान, ये ऐतिहासिक है। ये तो सैल्यूट है सर आप लोगों को। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आपने जयदेव गुप्ता को जो पत्र उन्होंने लिखे हैं वो अगर ध्यान से पढ़े हैं, अपने एक पत्र में भगत सिंह जयदेव गुप्ता को लिखते हैं कि सरदार जी को, पिताजी को, उनको बुलाना एक बार मुलाकात के लिए। और ये वो समय था जब मुकदमे का फैसला आने वाला था, और सिर्फ भगत सिंह के मुकदमे का नहीं, उस पत्र में वो उल्लेख करते हैं कि सरदार जी शायद लुधियाना गए हुए हैं और मेरे मुकदमे का और उनके मुकदमे का, दोनों का फैसला जल्दी होने वाला है। लुधियाना में पिता पे मुकदमा चल रहा है। किशन सिंह पे बहुत मुकदमे बनाए हैं अंग्रेजों ने। वो भी मुकदमे लड़ रहे थे, पिता भी मुकदमे लड़ रहे थे और पुत्र भी लड़ रहे थे। अद्भुत। एक चाचा जलावतन है, एग्जाइल में है, एक शहीद हो गए हैं, शहीद हो गए, और बाकी छोटे भाई बहन हैं और एक जानकारी जो है जैसे मुझे लगी जी, कि कुछ जो जमीन 1 या 2 एकड़ भगत सिंह के नाम भी उस टाइम वही नहीं, वही तो मैंने जो चर्चा उसमें की थी ना। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये जो स्मारक बना हुआ है वो स्मारक की मेन रोड के ऊपर है। हाँ, वो करोड़ों की जमीन है, लेकिन कहीं किसी के बाद में लालच आए, कुछ और बात हो जाए, मतलब वो कितनी दूर के सोचने वाले हैं। उस बच्चे के नाम 2 एकड़ जमीन उसके नाम, भगत सिंह के नाम कर दी गई थी। उन पिताजी ने जी, देखो, हम तो सब कुछ उनके नाम कर देना तब भी उनका हम कर्ज नहीं उतार सकते। वो ऐसे व्यक्ति हैं। मेरे ख्याल से इतिहास में अगर फेयरली उसको कैलकुलेट किया जाए तो भगत सिंह के बराबर का व्यक्ति, भाई क्या उनके 23 साल की उम्र में उनके कोई आप इतना सा भी कुछ ये नहीं निकाल सकते कि ये कहीं कमी है उसमें। तो भाई साहब बहुत अच्छी रही है बातचीत और बहुत मज़ा आया। कितनी सारी नई बातें जानने को मिली, हमें भी, हमारे दर्शकों को भी। आज सुबह आप 5 बजे सहारनपुर से निकले थे, जींद में आपने इतना बड़ा वहाँ कार्यक्रम था उसमें भाग लिया और अब दिल्ली पहुँचे। थकान का कहीं नामो निशान नहीं। शरीर तो थकता होगा पर ये वो ख़ानदान है जहाँ हिम्मत नहीं थकती। आपने ये समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।